लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे और आज हमें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना है, जो कि एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा और बेसिक सॉल्ट होगा। और बेस का जो पीएच मान होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 7। तो अब यहाँ पे वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। और बेस का पीएच मान ग्रेटर देन 7 होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 27, हमारा शरीर डैश पीएच सीमा के भीतर काम करता है। अब देखिए यहाँ पे पीएच टर्म आया है, पहले इसको समझ लेते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में सॉरेन पेडर लॉरेट जे सॉरेनसन नामक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, और इन्होंने पीएच मान के बारे में बताया और ये भी बताया कि अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो एसिडिक नेचर होगा, 7 से ज़्यादा होगा और 14 तक होगा तो वो बेसिक नेचर होगा, और 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि 0 से लेके 14 तक इसका मान होता है, पीएच का मान। अब इसमें दो बातें और ध्यान रखनी है। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है, और ब्लड का अगर पीएच मान पूछ लें तो 7.4 होता है। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि हमारा शरीर डैश पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पेपर हम लोग लाइकेन पौधे से प्राप्त करते हैं। और लाइकेन के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। लाइकेन जो कि थैलोफाइटा वर्ग का पौधा होता है। देखिए जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो थैलोफाइटा होता है वो उसमें उस कैटेगरी में लाइकेन को रखा गया है। लाइकेन कवक और शैवाल का मिक्सर होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, तो ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग किया है थियोफ्रेस्टस ने, तो ये भी ध्यान रखना है कि थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द का यूज़ किया है। लाइकेनोलॉजी क्या होता है, लाइकेन की स्टडी करना लाइकेनोलॉजी कहलाता है। रोसेला की अगर हम बात करें तो ये रोसिला नामक लाइकेन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं, और ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। लाइकेन थैलोफाइटा वर्ग का पौधा कवक और शैवाल से मिलकर बना हुआ है। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग किया। लाइकेनोलॉजी होता है लाइकेन का अध्ययन। रोसिला नामक लाइकेन से हम लोग क्या करते हैं, रोसिला नामक लाइकेन से मतलब रोसेला नामक पौधे से लाइकेन प्राप्त करते हैं, और ये बैंगनी रंग का रंजक भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो इन्होंने पूछा था कि लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 3.1 से 4.4, 1.0 से 3.1, 4.4 से 5.8 और 5.8 से 7.0। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, मिथाइल ऑरेंज की जब बात किया जाएगी तो ये 3.1 से लेके 4.4 के बीच अपना पीएच मान बदलता है। अब देखिए 3.1 से कम रहेगा तो मिथाइल ऑरेंज का जो संकेतक होगा वो रेड कलर का होगा। 4.4 से ज़्यादा का होगा तो वो येलो कलर का होगा। तो किससे किसके बीच में वो अपना पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदल रहा है, तो 3.1 से 4.4। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
और ये भी ध्यान रखना है 3.1 से कम पे रेड रहेगा, 4.4 से ज़्यादा पे येलो रहेगा। तो इसी रेंज के बीच में वो अपना रंग बदल रहा है। तो 29 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, क्षारीय विलयन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो, और एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसका पीएच मान 7 से कम हो, और 7 होने पर वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो 5, 2 और 3 ये 7 से कम है, यानी कि ये एसिडिक विलयन का पीएच मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 होगा, जो 7 से ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, आपको पता होगा शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो अगर हम देखें कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो इसमें तो 7 आएगा नहीं, इसमें आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो आप ये ध्यान रख लीजिए, सार्वजनिक आपूर्ति है तो पानी का जो पीएच मान होगा वो 6.5 से लेकर 8.5 तक की रेंज में होगा, और शुद्ध जल का पीएच मान ये भी ध्यान रखना है 7 होता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोटर वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का। कुछ और बातें जान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड को कसीस का तेल भी बोला जाता है। स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। प्रबल निर्जरी कारक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कहने का मतलब है, अगर आप चीनी में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देते हैं तो चीनी क्या होती है, झुलस जाती है, यानी उसमें जो है पानी का निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण हो जाता है वहाँ पे चीनी का। तो ये प्रबल निर्जली कारक का मतलब प्रॉपर्टी इसके अंदर ये होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है H2SO4 के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेट्रोलियम शुद्धिकरण के लिए क्या यूज़ होता है, H2SO4, और निर्जली कारक प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, H2SO4 की। कसीस का तेल किसको बोलते हैं, H2SO4। तो अभी तो इन्होंने स्टोरेज बैटरी का पूछा है, आगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो एप्सम का औद्योगिक नाम है MgSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए, एप्सम को और क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बात करें तो सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, सेंधा नमक भी कहलाता है। उपयोग की बात करें तो स्वास्थ्य में, सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है। हमें यूजेस भी ध्यान रखने हैं, सौंदर्य प्रशासन। तो एप्सम का औद्योगिक नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सेंधा नमक भी बोलते हैं इसको हिंदी में। स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका था 6.5 से 8.5 के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्योर वाटर का पीएच मान जो कि 7 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, प्योर वाटर आया है, तो अगर हम पूछें कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, यानी डेंसिटी अधिकतम होती है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ फिजिक्स की क्लास में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जल होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो डेंसिटी होता है यानी घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, और डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी डेंसिटी यहाँ पे अधिकतम होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी कि आयतन न्यूनतम होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होगा वो अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35,
नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक यानी कि HNO3 और नाइट्रिक एसिड सोने पर बेअसर होता है। अब आपको मैं कुछ बताता हूँ गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें। गोल्ड, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किस मटेरियल की होती है, तो वो क्या होगा? गोल्ड। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? गोल्ड की। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आप मेटल्स को अगर वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। और सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी भी गोल्ड की होती है। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है अगर आप किसी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो मैलिएबिलिटी होती है। तो गोल्ड के बारे में ये दो बातें जाने कि डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है गोल्ड की। उसके बाद गोल्ड में यानी सोने में चमक लाने के लिए हम लोग किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं? उसका नाम है एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? सोने में चमक लाने का काम करता है। एक्वा रेजिया किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो ये HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है HCl और HNO3 एक्वा रेजिया में किस रेशो में मिले होते हैं? तो 3:1 में। यानी कि अगर आपने 3 ग्राम HCl लिया है तो आप 1 ग्राम ही क्या लेंगे? HNO3 लेंगे। एक बार इसको परसेंटेज में पूछ लिया था तो HCl 75% और HNO3 25% यूज़ हो रहा है। तो इतनी बातें हमें जाननी थी किसके बारे में? गोल्ड के बारे में। अब आप खुद ही सोच लीजिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है? सोने को चमकाने का काम कर रहा है, यानी इसका इफ़ेक्ट तो सोने पर नहीं पड़ रहा है। अगर सोने पे पड़ता तो वो उसमें चमक न लाता बल्कि उसको और बेकार करता। तो क्वेश्चन नंबर 35, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? सोने पर। और सोने से रिलेटेड आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, एक्वारेजिया और किस रेशियो में ये बनता है। HNO3 और HCl का रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है, 75% या 25%। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने दिया है कि विट्रियोल का तेल किसे कहते हैं। अब देखिए इन्होंने इंग्लिश टर्म यूज़ कर लिया है। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही H2SO4 के बारे में कि H2SO4 को कसीस का तेल भी बोलते हैं। ये कसीस का तेल का मतलब क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल वही चीज़ है और इन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया है। इंग्लिश मीडियम वालों का तो ठीक रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वालों ने कर लिया होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले विट्रियोल नहीं समझ पाए होंगे कसीस का तेल। और यहाँ पे इन्होंने हिंदी में ही मतलब इंग्लिश में ही पूछ लिया। तो विट्रियोल के तेल किसे कहते हैं? ये H2SO4 को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या बताया था? स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। पेट्रोलियम शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। प्रबल निर्जलीकारक है H2SO4। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, और बाकी ऑयल ऑफ विट्रियोल तो ध्यान ही रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो एसिड, बेस और सॉल्ट से आए हुए क्वेश्चन थे। और इसके बाद इन्होंने मोल संकल्पना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एसिड बेस के बारे में एक थोड़ा सा बताना चाहेंगे, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें जैसे हमने ऑक्सीडेशन में बताया था, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो क्या है? रिडक्शन है। अगर वो क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा था वैसे ही अगर वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा होता है? लॉस हो रहा होता है, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और क्वेश्चन भी इसमें आया था कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा या हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो भी वो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ऐसे एसिड बेस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, डोनेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कौन प्रोटॉन्स को डोनेट करता है? तो एसिड जो है वो प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, और बेस क्या करता है? प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रोटॉन्स को कौन डोनेट करता है? एसिड, बेस, सॉल्ट या फिर कोई नहीं। तो वहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रोटॉन को डोनेट करता है एसिड। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लेगा उल्टा, एक्सेप्ट कौन करता है? तो वो बेस एक्सेप्ट करता है। एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरा, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या करते हैं? सॉरी, हाइड्रोजन आयन का भी ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो दो चीज़ों को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं। और बेस क्या करता है? प्रोटॉन को और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है।
बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और बेस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन को डोनेट कौन करता है, तो एसिड होगा आंसर। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, एसिड करता है। प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कौन करता है, बेस करता है। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, बेस करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। उसके बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 37, जो मोल संकल्पना से है। इसमें दिया हुआ है कि 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होंगे। देखिए, अगर आपको मोल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब ये मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 51 ग्राम अमोनिया में, यानी मास दिया हुआ है। उसके बाद मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 14, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो 3, यानी कि 17। तो 17 निकल के क्या हो गया, मोलर मास। अब इस मोलर मास की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 17, 17 का 17, 17 34, 17 51, यानी कि मोल अमोनिया में कितने मौजूद हैं, 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 37 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से मोल निकाला जाता है, आगे के क्वेश्चंस में आप मोल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, अब ये हमारा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, गैर धातु क्या है। देखिए, धातु क्या होते हैं, वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और अपने पास पॉजिटिव आयन लाते हैं। तो वही हमने बताया कि ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव आयन जो लाते हैं वो धातु कहलाते हैं। ये हीट, वो इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गैर धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने पास निगेटिव आयन लाते हैं, वो गैर धातु होते हैं। और ये टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त है और 18 समूह है, यानी कि 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। और सेकंड पीरियड में इन्होंने 5 गैर धातुओं को रखा है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये 5 हमारे क्या हैं, गैर धातु हैं, जो किस में रखे हुए हैं, पीरियड 2 में रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में रखा हुआ है। तो देखिए, अभी मैंने बताया, ये देखिए फ्लोरीन के बारे में ही बताया और यहीं से क्वेश्चन नोट किया गया कि फ्लोरीन क्या है। सबसे पहली बात तो गैर धातु है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपने पास निगेटिव आयन रखता है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या है, बैड कंडक्टर है। अब देखिए, जो 18वां ग्रुप होता है, जो 18वां ग्रुप होता है, तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया, फ्लोरीन का पूछा है तो आवर्त क्या होगा, यानी कि पीरियड क्या होगा, तो वो 2 होगा। अब आपको पता करना है ग्रुप। तो देखिए, अगर हम बात करें ग्रुप की, तो जो 18वां है वो तो है नोबेल गैस का, जो 18वां ग्रुप है वो नोबेल गैस का है। और उससे ठीक एक पहले जो 17वां ग्रुप है वो हाइड्रोजन्स का है, वो हाइड्रोजन का ग्रुप है। और आपको पता होगा कि ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं। तो यानी कि वो पीरियड तो उसका 2 आपको पहले ही पता चल गया है, और ग्रुप क्या है, 17। तो जिस ऑप्शन में 17 ग्रुप और आवर्त 2 होगा, वही आंसर हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 के ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रुप 1 पीरियड 2 बिल्कुल गलत है, ग्रुप 18 पीरियड 2 ये भी गलत है, ग्रुप 17 और पीरियड 2, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए, एक और बात बताई है कि परमाणु क्रमांक 9 होता है, ऋणात्मक तत्व है। बिल्कुल, अभी हमने बताया था आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और अपने पास निगेटिव आयन रखता है। अधात्विक है, वही बात हमने करी, गैर धात्विक है। गैर धात्विक क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन देता है और ये बैड कंडक्टर है टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी का। फ्लोरीन को पानी में जलाया जाए तो चमक के साथ आग लगती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फ्लोरीन को पानी में जलाते हैं तो एक चमक के साथ उसमें आग लगती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है हमारा कंप्लीट। और इसके बाद एक नया चैप्टर है, और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।